कल वाला बाबूजी क्वेश्चन ना होगा, कब होगा? नहीं आया था क्या? आ गया सबका है? मीटर नहीं बदला क्या? कितना लिखा हुआ है? कितना आएगा? 100.14। हो गया था क्वेश्चन ना सबका? चलिए हेडिंग डालिए, आदर्श गैस समीकरण। और क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री सब थर्मोडायनेमिक्स दोनों में है, तो इसका मतलब की चीजें क्या होंगी? कॉमन होंगी। केमिस्ट्री में पढ़ा है तो मालूम होगा ही। कैसे निकालते कैसे है? रॉबर्ट बॉयल ने जो नियम बताया था, पहले क्या लिखते हैं? बॉयल के नियम से। और चार्ल्स के बॉयल का नियम क्या कहता है? नियत ताप पर Pv बराबर कांस्टेंट, यानी कि दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। क्या कहता है? निश्चित दाब पर नियत दाब पर V/T क्या होगा? कांस्टेंट। इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा? Pv/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? n इंटू आर। तो क्या आता है? Pv बराबर nRT, जहाँ R क्या है? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या।
गया? जी सर। आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की। ये भी केमिस्ट्री में होगा, है कि नहीं? नहीं है। गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, याद है किसी को? नहीं याद है, कुछ नहीं याद है विशिष्ट ऊष्मा के बारे में? बताइए। ये बताइए, किसी पदार्थ को अगर ऊष्मा देनी है तो कैसे देंगे? ताप बढ़ाकर। किसी से ऊष्मा लेनी है तो कैसे लेंगे? ताप घटाकर। यानी कि जो ऊष्मा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? ताप में अंतर के। या तो ताप बढ़ेगा या तो ताप घटेगा। ताप बढ़ेगा तो देंगे और ताप घटेगा तो लेंगे। और ये ऊष्मा किस पर निर्भर कर सकती है? जिसको गर्म करना है उसके द्रव्यमान पर। करेगी कि नहीं करेगी? अगर ज्यादा द्रव्यमान है तो ज्यादा गर्म होगा, कम द्रव्यमान है तो कम गर्म होगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? M। दोनों को जरा मिलाइए तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? M डेल्टा T। चिन्ह हटाएंगे तो कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा, उस नियतांक को बोलते हैं C M डेल्टा T। C क्या है आपकी? स्मॉल c है विशिष्ट ऊष्मा। C की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? Q बटे M डेल्टा T। मात्रक क्या लिख सकते हैं? ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें हो गया ये? किलोग्राम के टर्म में। और अगर हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में इस तरह मिले, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब वो किस में दिया है? ग्राम में दिया है। अगर सब वैल्यूज सीजीएस में होगी तो छोड़ देंगे, नहीं होगी तो ग्राम को किस में बदल लेंगे? किलोग्राम में बदल लेंगे। और ये ऊष्मा कैलोरी में तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, कैलोरी में होगी जूल में बदल लेंगे। अब अगर देखिए सी को परिभाषित करना है तो क्या लिखेंगे? m बराबर 1 ग्राम। ज्यादातर इसको डिफाइन करने के लिए इस यूनिट का ज्यादा यूज होता है। डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो Q है वो कितना होगा? C के बराबर। कैसे इसको बोलेंगे? 1 ग्राम द्रव्यमान का, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी का ताप बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो किसी द्रव्यमान का, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी, जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो ब्लॉक्स थे वो क्या थे? सेम थे। तो इसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, क्योंकि 1 जब डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वहां पर 1 केल्विन भी बढ़ जाता है। फारेनहाइट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? या तो सेल्सियस या तो केल्विन। तो यहां से यहां तक नोट करिए, फिर इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं।
गया? देखिए बोले, देखिए किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक हो गया? देखिए इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय धारिता। ऊष्मीय धारिता, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस किसी का अगर ताप बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस किसी का ताप बढ़ा दिया जाए तो जितनी ऊष्मा उसके पास आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा किसी के पास आएगी वो क्या होगी? उसकी ऊष्मीय धारिता। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा उसके पास क्या होगी? आएगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी ऊष्मीय धारिता। मात्रक क्या हो सकता है इसका? जूल प्रति डिग्री सेल्सियस और जूल प्रति केल्विन। लिख लीजिएगा इसमें 1-2 लाइन। लिख लीजिएगा किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने पर ऊष्मा की मात्रा को बढ़ाने पर ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीय धारिता कहते हैं। ऊष्मीय धारिता कहते हैं। देखिए ये जो विशिष्ट ऊष्मा की अभी हम लोगों ने बात की, इसका ज्यादातर जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए? ठोसों के लिए या मान लीजिए द्रवों के लिए। गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। तो आप हेडिंग डालिए गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। ये तो पढ़ाई होगा गैसों वाली केमिस्ट्री में, CpCv पढ़ाई नहीं? CpCv नहीं पढ़ा? तब फिर वो मैडम ने उस दिन क्वेश्चन कैसे दिया था? Cp माइनस Cv बराबर R दिया था ना पेपर में। Cp माइनस Cv बराबर R मेयर का फार्मूला। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। देखिए काम वही है, 1 ग्राम क्या लेनी है? गैस ले लेनी है, उसका ताप बढ़ाना है। जो ऊष्मा होगी वो क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन गैसों के ताप बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक दाब को नियत रख के और एक आयतन को नियत रख के। तो इसलिए गैसों की 2 तरह की विशिष्ट ऊष्मा होती है। एक क्या होती है? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको दिखाते हैं CP से। पूरी कहानी वही है, बस आगे क्या जोड़ देंगे? नियत दाब पर
किसी गैस के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा है वो क्या है, Cp, यानी कि नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। लिखिए, फॉर्मूला सब वही है, C की जगह Cp हो जाएगा। लिखिए जरा, हेडिंग डाल लीजिए। बोले, लिखिए नियत दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक, फॉर्मूला इसके लिए वही है, Q बराबर Cp m डेल्टा C। बस यहाँ पर क्या है, आयतन क्या रहेगा, सॉरी दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा। दूसरी क्या है आपकी, नियत आयतन पर एक चीज उठेगी आगे, इसके एक चीज और देख लीजिए। एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, एक होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। सब तो सेम है, बस यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 ग्राम द्रव्यमान, और वहां पर गैस का 1 मोल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, गैस का 1 मोल। तो यहीं पर इसी के आगे लिखिएगा, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जब नॉर्मल विशिष्ट ऊष्मा की बात करेगा तो 1 ग्राम द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम गैस लेनी है, और जब मोलर कहेगा तो 1 मोल गैस लेनी है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। कहां पर, नियत दाब पर। लिखिए जरा, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा छोटी सी इसी के अंदर। बोले, देखिए नियत दाब पर गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे कैपिटल सी है, इस बार इसे कैपिटल Cp, नीचे P का मतलब क्या है, दाब नियत है, और कैपिटल C का मतलब क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात हो गई। इसे कैपिटल Cp से निरूपित करते हैं। अब नंबर 2 पे लिखिए, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्मॉल Cv। अगर ये जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा है स्मॉल Cp और कैपिटल Cp, अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप ये लिख सकते हैं, कैपिटल Cp बराबर m इंटू स्मॉल Cp, जहाँ m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। लिख लीजिए इसको उसी के नीचे, कैपिटल Cp बराबर m स्मॉल Cp। m क्या है, मोलर मास। क्या है m, मोलर मास।
कैपिटल सी पी बराबर कैपिटल एम इंटू स्मॉल सी पी। एम क्या है? मोलर मोल। वो तो खूब पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की तो शुरुआत है और तो मोले से हो जाता है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। देखिए नियत आयतन पर गैस के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और फिर यहीं पर इस तरह क्या हो जाएगा, एक बार नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल सीवी अब इसको लिख लेंगे उसी तरह जिस तरह से उसको लिखा था कैपिटल सीपी को। लिखिए जरा, 2 लाइन लिख लीजिए, वही सेम है। और बाद में क्या लिख देना है? कैपिटल सीवी बराबर एम स्मॉल सीवी। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए 2 लाइन, 1 मोल वाला। हो गया? हो गया? अब हेडिंग डालिए कैलोरी मिति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए विभिन्न ताप की 2 वस्तुओं को
दो वस्तुओं को मिलाने पर ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है फुल स्टॉप। यह ऊष्मा का प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप एक समान ना हो जाएं। दोनों वस्तुओं के ताप एक समान ना हो जाएं। फुल स्टॉप। इस अवस्था को तापीय साम्य ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य कहते हैं। तापीय साम्य कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए, कैलोरी मिति के सिद्धांत के अनुसार गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। ये क्या है? कैलोरी विधि का सिद्धांत। जितनी ऊष्मा गर्म वस्तु देगी उतनी ऊष्मा ठंडी वस्तु देगी। किस पर आधारित है ये? कौन सा संरक्षण नियम यहाँ लागू हो रहा है? ऊष्मा कोई संरक्षण थोड़ा ना होता है, ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जितनी हीट गर्म बॉडी देगी उतनी हीट ठंडी बॉडी लेगी। अब शुरू करते हैं सवाल। देखिए 2 ग्राम जल का ताप 2 ग्राम जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है जल की विशिष्ट ऊष्मा, स्मॉल सी ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या बताएगा? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये चैप्टर में लिखा है।
इसका मतलब ये है कि जल के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 4.2 जूल। जल की विशिष्ट ऊष्मा काफी ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। 4.2 जूल अच्छी ऊष्मा है। इसलिए जो है सेकाई वगैरह करते वक्त गर्म पानी का ही उपयोग करते हैं, मतलब पानी से ही सिकाई करते हैं, क्योंकि पानी की ऊष्मा क्या है, अच्छी है। तो ठंडा होने में समय काफी लेता है, काफी समय तक गर्म बना रहता है। लगा दीजिए फॉर्मूला वही वाला, विशिष्ट ऊष्मा वाला। सही है। ये सवाल करो, फिर अभी एक आधे टॉपिक और थ्योरी के, उनको भी पहले खत्म करें फिर सवाल करते हैं। अभी चैप्टर तो काफी बड़ा है। समय नहीं है तो क्या करें। एक उसमें पिछले वाले चैप्टर में एक प्रश्न तनाव नाम का टॉपिक था। प्रश्न तनाव, सरफेस टेंशन, समय की समस्या, वो क्या किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा तो कवर कर लेंगे, छोटा है प्रश्न है क्या। आ गया 252। बाबूजी आया, आ गया, ताली बजाओ यार जल्दी। मात्रक क्या है, कितना है? 252 मात्रक जूल प्रति। अरे नालायक ऊष्मा का मात्रक जूल, बाकी सब कट जाएगा। ताली वापस। एक देखिए वो फेमस टॉपिक है, जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य, शब्द एक होता है सामान्य, उसका अपोजिट क्या है? असामान्य प्रसार। होते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये केवल वाटर में ही सुविधा ऐसी उपलब्ध है। देखिए नॉर्मली थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा, अगर किसी का ताप बढ़ाया जाए, अगर किसी का ताप बढ़ाएं तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। भाई गर्म कर देंगे तो और फैल जाएगा, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठंडा करेंगे तो आयतन क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ठंडा करने पर, ताप कम करने पर आयतन क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है ये। लेकिन पानी के साथ थोड़ा समस्या है। ये है आपका ताप और ये है आपका आयतन, ठीक। ये ग्राफ बनता है ऐसे। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये ताप है, ये मूल बिंदु हो गया। इधर क्या है? ताप, और इधर क्या है? आयतन। यहाँ पर देखिए ताप कुछ ज्यादा होगा कि नहीं, और आयतन यहाँ पर कितना है? इतना। आपने ताप कम किया, ताप क्या किया? कम किया। तो मान लो ताप कम करके यहाँ पहुंच गए तो आयतन भी कम होकर कहाँ आ गया? नीचे आ गया। आपने ताप और कम किया तो इसका आयतन गिर के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। आपने ताप और कम किया तो आयतन गिर के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ताप आपने यहाँ किया तो इसका आयतन क्या हो गया? न्यूनतम हो गया, सबसे कम। लेकिन जैसे ही ताप आपने और कम किया तो इसका आयतन अब बढ़ने लगा। ये क्या है? असामान्य बर्ताव है। भाई आप घटा रहे थे ताप, आयतन घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, लेकिन एक निश्चित ताप के बाद आयतन फिर से क्या होने लगा? बढ़ने लगा। आयतन फिर से क्या होने लगा? बढ़ने लगा। कौन सा वो ताप है? 4 डिग्री सेल्सियस।
4 डिग्री सेल्सियस तक ताप घटाने पर जल का आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाते हैं तो आयतन फिर से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आयतन फिर से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या होगा, घटेगा। जानते हैं ना, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। जब आयतन क्या होगा, बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। घनत्व क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर बात की जाए बर्फ कब जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ मिलेगी उसका जो घनत्व है वो जल से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए होता क्या है, बर्फ पानी में तैरती रहती है। बर्फ क्या होती है पानी में, क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है, कम। कम घनत्व की चीजें ज्यादा घनत्व की चीजों में क्या होती हैं, तैरती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ताप घटा रहे हैं, आयतन घट रहा है, बड़ी सामान्य सी बात है। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, ताप घटाने पर आयतन घटता है। घटते 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 लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर आए तो आयतन भी घटते 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 न्यूनतम हो गया। लेकिन जैसे ही 4 से और पीछे गए तो आयतन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये क्या है, असामान्य बर्ताव, असामान्य बिहेवियर है। इसको क्या बोलते हैं, जल का असामान्य प्रसार। यहाँ पर आने के बाद इसको क्या होना था, सिकुड़ना था, लेकिन ये क्या हो गया, फैल गया। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ठंडियों में क्या होती है, फसलें खराब हो जाती हैं। ठंडियों में फसलें कैसे खराब हो जाती हैं, उनको बचाने के लिए दोनों के लिए देखो, पानी ही नुकसानदायक है, पानी ही बचाने वाला है। ठंडियों में भाई पौधों में क्या होता है, पानी रहता है, उनके जो क्या बोलते हैं, तुम लोग तो बायो वाले हो, तो उसके साफ्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कोई पौधा है, हाँ स्टेम, तो स्टेम में क्या रहता है, पानी रहता है। अब ठंडियों में ताप कहाँ चला जाता है, 4 डिग्री से नीचे, तो पानी बह रहा है। अचानक से 4 डिग्री से नीचे पानी गया तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। और आयतन बढ़ता है तो स्टेम क्या हो जाती है, फट जाती है, और वो फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए भी किसका यूज करते हैं, पानी का। किसान ठंडियों में खेत में क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, बढ़िया। तो दिन में धूप लेके पानी क्या होता है, बढ़िया विधवत गर्म, और फिर जब रात में ठंडा होने का नंबर आता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। पानी की मात्रा क्या रहती है, बहुत ज़्यादा, पूरे खेत में क्या भर देते हैं, पानी, तो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जो ये उसमें आपने शब्द सुना होगा, क्या इसको बोलते हैं, क्या पढ़ना, वो पाला है ना, उसमें फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पाले से क्या करता है, वो बचाता है। जो वो बर्फ टाइप के छोटे छोटे क्या होते हैं, वो जो, हाँ, उससे क्या करता है, बचाता है। क्यों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अच्छी खासी। तो दिन में जब धूप रही तो पानी क्या हो गया, पूरा खेतों का गर्म, और जब रात में ठंडी आई तो पानी धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा, ताकि उतना ठंडा ना हो पाए कि क्या हो जाए, मतलब जैसे स्टेम्स जो हैं वो थोड़ा क्या रहें, सुरक्षित रहे। भाई गर्म पानी में डूबी रहेंगी तो थोड़ा सा क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगी। तो ठंडियों में स्टेम का फटना किसकी वजह से, जल का असामान्य प्रसार। सर्द जो कंट्री होती है, ठंडी कंट्रियाँ जो होती हैं, वहाँ पर ठंडियों में पानी के पाइप फट जाते हैं। पानी क्या फट जाते हैं, एक तो वहाँ वैसे ठंडी रहती है, और ठंडी में और ठंडी में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इस तरह के मौसम चलते होंगे, ठंडी, गर्मी, बरसात, वहाँ चलता होगा ठंडी, फिर थोड़ा और ठंडी, फिर थोड़ा और ठंडी। तो जो बड़ी वाली ठंडी है उसमें क्या होता है, पानी के पाइप क्या होते हैं, फट जाते हैं। भाई पानी फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन, जहाँ टेम्परेचर 4 के नीचे आए तो पानी ने फैलना शुरू किया। अब पाइप का साइज तो उतना ही है, भाई पाइप का साइज तो उतना ही है, पानी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जैसे ही 0 पे आए तो क्या बन गई, बर्फ, और जहाँ बर्फ बनी तो पाइप क्या हो गया, फट गया। इसका एक और एग्जांपल है, झीलों में ठंडियों में क्या जम जाती है, बर्फ, लेकिन नीचे मछलियां तैरती रहती हैं। नीचे मछलियां क्या होती हैं, यही है। यूपीएससी में एनरोल्ड हो तो नीट कैसे पढ़ोगे, दोनों लोगों को नीट पढ़ना है। ऐसे ही, अच्छा, कल भी आए थे क्या, नहीं आए थे, बच्चे बता रहे थे। परीक्षण करते हैं एक से जो है, हाँ कह रहे थे क्या क्या कह रहे हैं,
कहाँ पे हम लोग पूरा फ्लो खराब कर दिए। हाँ, हम लोग बर्फ जमा रहे थे झीलों के ऊपर और नीचे मछलियाँ क्या हो रही थी, तैर रही थी। पिक्चर अगर आपने कोई देखी होगी, जो एक आई थी अभी पिक्चर में, क्या थी, आइस बर्ड नाम से कुछ ऐसी पिक्चर थी वो, आइस में मछलियों का दिखाया गया है, वो कार्टून वाली पिक्चर। ऊपर क्या होती है, झील जम जाती है लेकिन नीचे मछलियाँ सुरक्षित बची रहती हैं। क्यों होता है ऐसा, करके समझिएगा। वैसे ये हो गई आपकी झील। ठीक, मान लीजिए अभी टेम्परेचर सपोज दैट 8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, 8 से घट के कितना हो गया, 7। तो देखो मान लो ये 8 था तुम्हारा और यहां से घट के कितना हो गया, 7। तो जब 7 हुआ तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। आयतन कम होने का मतलब क्या है, घनत्व तो बढ़ गया। घनत्व तो बढ़ने का मतलब चीज क्या हो गई, भारी हो गई। भारी वस्तुएं कहाँ चली जाती हैं, नीचे, और हल्की वस्तुएं कहाँ आती हैं, ऊपर। तो जब पानी का ताप क्या हुआ, कम हुआ, 8 से 7 हुआ, तो जो ऊपर का पानी था, देखो सबसे पहले टेम्परेचर के प्रभाव में कौन आएगा, ऊपर का पानी, क्योंकि वातावरण सबसे पहले उसी को इफेक्ट करेगा। तो ऊपर की लेयर का पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। नीचे का 8 है, ऊपर का क्या हो गया, 7। तो 7 वाला पानी अपने ज्यादा घनत्व की वजह से, ज्यादा घनत्व चीजें क्या होती है, डूब जाती हैं। तो वो पानी कहाँ गया, नीचे, और नीचे वाला पानी कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर और कम हुआ, मान लीजिए कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब जो पानी ऊपर आया था वो और ठंडा हो गया नीचे वाले से, नीचे वाला 7 पे गया था, ऊपर वाला 6 पहुंच गया। तो अब वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ऊपर वाला कहाँ, नीचे वाला कहाँ आएगा, ऊपर। ये प्रक्रिया बढ़िया चल रही है। समस्या कहाँ आएगी, एक कंडीशन ऐसी आई कि जब टेम्परेचर कितना था, 5 वाला चला गया नीचे और बाकी पानी आ गया ऊपर। यहाँ तक चीजें सामान्य थी। जैसे ही 4 पे आए, जैसे ही 4 पे आए तो फिर से वही प्रक्रिया हुई, ऊपर वाला 4 वाला कहाँ चला गया, नीचे, और नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर। लेकिन अब जैसे ही 4 से 3 पे पहुंचेंगे तो जो ऊपर वाला पानी है वो भारी होने की वजह से नीचे नहीं जाएगा, वो अब फैलने लगेगा। अब जो ऊपर के पानी, यहाँ का सरफेस टेम्परेचर कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, ताप घटने पर जो ऊपर का जल भारी हो रहा था, घनत्व बढ़ने की वजह से कहाँ जा रहा था, नीचे। लेकिन जैसे ही आप 4 से पीछे आए, 3 पर आए, तो अब इसका घनत्व क्या हो गया, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ये हल्का हो गया। हल्का हो गया तो ये फैलेगा वहीं सरफेस पे। अब कोई भी पानी नीचे से ऊपर नहीं आएगा, यही पानी क्या होगा, ऊपर फैलेगा। टेम्परेचर कितना है, 3, नीचे का टेम्परेचर भी कितना है, कम है, और टेम्परेचर गिरा, 2 हो गया, इसने और फैला, ऊपर के सरफेस में ही क्या हो गया, पूरा फैल गया। 1 में और फैला, और 0 में ऊपर ही क्या जम निर्भर, नीचे पानी क्या है, सुरक्षित। पानी अगर सुरक्षित है तो मछलियाँ भी क्या है, सुरक्षित। ऊपर क्या है, बर्फ जमी है, मछलियाँ नीचे क्या कर रही है, अंदर का पानी कितना ठंडा हो जाए, मछलियों को ये नहीं पता। उन्होंने घर में सुना मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, सुना ही नहीं सुना। कौन सी क्लास में, क्लास में नहीं है। इन दोनों में से कौन वाला बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर रहा था कि जो बात नहीं कर रहा था, इससे आप बात कर रहे हैं। एक मफलर डालेगा, उसी को तुम लोगों ने देख के कहा था ना कि ये है, कौन है, एक लंबे एक छोटे, हाँ, लंबे वाला है। लंबे, अच्छा, ब्लू कलर का स्वेटर पहने थे, अच्छा, वो जो कल मिला था वहाँ पे ना। इसको बना लो, नेता है, नेता। ये आशुतोष सर का स्टूडेंट है, वहाँ होगा JN में। अच्छा, पढ़ाते तो आगे पढ़ो आराम से। मुझे लगता है ये सूचना बाहर चली गई है कि अग्रवाल जी जाने वाले हैं, है ना। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जो है लोग आने लगे। इसके पहले कहाँ किया था, नहीं यार, ऑफिसर कैसे
पढ़ा सकते हैं, जब आपका सिलेक्शन होगा तब ना आप पढ़ाएंगे। जैसे वहाँ अन्ना दरबार बनने लगा है कि आज जो है टीचर मार्क उठाए चले आए। तुम यार जो है बहुत खतरनाक आदमी हो भाई, ये तुम क्या कर डाले हो यार। वो मतलब मेरा मार्कर यहाँ पर 2 डॉटेड का होगा तो तुमने इसको यहाँ से मिला के यहाँ बना डाला। ये मैं लेवल दिखा रहा था कि इतने टेम्परेचर पर ये आयतन है, इतने टेम्परेचर पर ये आयतन है, चित्र में से थोड़ा बनाना था। हो गया। अब करते हैं सवाल। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखना हो तो लिख लीजिए। नंबर 1 लिख लीजिए। देखिए सर्दियों में पौधों के स्टेम्स, क्या स्टेम बोलते हैं ना, हाँ, तने, तनों का फट जाना, तनों का फट जाना। नंबर 2 लिख लीजिए। देखो ठंडे देशों में अधिक सर्दी पड़ने पर, ठंडे देशों में अधिक सर्दी पड़ने पर, अधिक सर्दी पड़ने पर, अधिक सर्दी पड़ने पर पानी के पाइप का, पानी के पाइप का, पानी के पाइप का फट जाना, क्षतिग्रस्त कर ले भाई। नंबर 3 लिख लीजिए। देखिए सर्दियों में झील की, सर्दियों में झील की ऊपरी सतह का, सर्दियों में झील की ऊपरी सतह का जम जाना किंतु निचली सतह पर मछलियों का सुरक्षित तैरते रहना, सुरक्षित तैरते रहना। ठीक। अब लिखिए सवाल। लिखिए क्वेश्चन। 2 ग्राम जल को 2 ग्राम जल को 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में निर्गत ऊष्मा ज्ञात कीजिए। निर्गत ऊष्मा ज्ञात कीजिए। और वही आपको दिया है क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा CW बराबर 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। CW लिख लीजिए 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। गर्म करने पर ऊष्मा देनी पड़ती है, ठंडा होने पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। फ्रिज क्या करता है, फ्रिज यही तो करता है।
जिस वस्तु को आप फ्रिज के अंदर रखते हैं उसकी ऊष्मा निकाल लेता है, तो वस्तु क्या हो जाती है? ठंडी। और जो ऊष्मा निकालता है उसको बाहर गर्म गर्म हवा के रूप में क्या करता रहता है? फेंकता रहता है। -1 ले लो। डेल्टा टी को हमेशा बड़े में से छोटे में सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पहले ही बोल दिया है कि कितनी निर्गत ऊष्मा होगी। निर्गत ऊष्मा का मतलब ही वही है, तो क्या है माइनस, तो उसमें क्वेश्चन में माइनस की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 80 डिग्री सेल्सियस पर 80 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम कॉपर, यानी कि कॉपर माने तांबा, तांबे के साथ 50 ग्राम तांबे के साथ मिश्रित किया गया है। मिश्रित किया गया है तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ठीक, नीचे लिख लीजिए CW बराबर, मतलब जल की विशिष्ट ऊष्मा, CW बराबर 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और नीचे लिख लीजिएगा C कॉपर बराबर 0.4 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखिए, कभी भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन करने हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, करेंगे गलती नहीं होगी। एक तरफ लिख लिया करिए गर्म वस्तु और एक तरफ लिख लिया करिए ठंडी वस्तु। तो बताइए यहाँ गर्म वस्तु कौन है? पानी। पानी का द्रव्यमान कितना दिया है? 10 ग्राम। और इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी हुई है? 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठंडी वस्तु कौन सी है? तांबा। तो कितना है? 50 ग्राम। कितने पर है? 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, और कितना है इसका विशिष्ट ऊष्मा? 0.4 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप दो अलग अलग ताप की वस्तुओं को मिलाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। तो हमें वही वाला ताप निकालना है कि जब ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी तो लास्ट में कितना ताप बचेगा। तो ऊष्मा हमेशा कहाँ से प्रवाहित होगी? गर्म से ठंडे की तरफ। तो जब गर्म से ऊष्मा निकलेगी तो उसका ताप क्या होगा? घटेगा। और जब ठंडे को ऊष्मा मिलेगी तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। हमने मान लिया कि जो दोनों का कॉमन टेम्परेचर है वो कैपिटल T है। ये घट के हुआ है और ये क्या हुआ है? बढ़ के हुआ है। ठीक है ना? समझिएगा बात को। ये घट के कितना हो गया? T, और ये बढ़ के कितना हो गया? T। हमने मान लिया कि ये क्या है? इनका कॉमन टेम्परेचर। क्लियर? तो क्या करना है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगाइए।
क्या लिखेंगे? गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। देखिए जरा ध्यान से, गर्म वस्तु कितनी ऊष्मा देगी? Q बराबर mc डेल्टा T, तो mc डेल्टा T यहां भी लिख दीजिए, mc डेल्टा T यहां भी लिख दीजिए। अब दोनों के लिए वैल्यू रखिए। तो गर्म वस्तु के लिए m कितना है? 10, ये कितना है? 4.2, और डेल्टा T देखो इसका ताप क्या था? 80 से घट के कितना हुआ? T, तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया? 80 माइनस T, बड़े में से छोटे को। इधर आ जाइए, m कितना है? 50, 0.4, इसका ताप बढ़कर कितना हो गया? T, तो क्या लिखेंगे? T माइनस 10, T माइनस 10। अब ये इसमें सब कुछ आपको मालूम है, T निकालना है, हल करके निकल आएगा, निकाल लो। सर इसका ताप बढ़ के आया है। हाँ। 10 प्लस टी नहीं है? 10 प्लस टी क्यों होगा? ताप में अंतर लिखा जाता है ना, तापांतर। हाँ समझ लिए। इसलिए यूपीएससी की कोचिंग कर रहा है, एसएससी इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा। तुम लोग डॉक्टर बनने के चक्कर में हो, तुम ही लोगों के अस्पताल में छापा मारेगा आके, बताइए कितना टैक्स भरा। व्यवहार बनाए रखना पहले से ही, सेल्फी भी लेना इसके साथ, ताकि भविष्य में दिखाने काम आए कि देखो तुम्हारे साथ हमारी सेल्फी है। इसका मतलब जानते हैं आप लोग। ताली वापस ले लिए
57.4 आंसर नहीं भाई, निकाल ले तो 3 लोग मैच हो जाए तो सही है। आया आंसर? क्यों, कितना आया तुम्हारा? कितना? यही है। हाँ ठीक है, तुम्हारा? और कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना हो जाएगा? 21 गुणे 80 कितना होगा? 1680। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से ना, ठीक है, माइनस का 21 टी, ये कितना हो जाएगा? 10, और ये टी और माइनस का 100 टी एक तरफ कर लीजिए, 100 एक तरफ, टी हो जाएगा 1780 और ये हो जाएगा 31 टी। तो टी बराबर 1780 बटे 31 कितना आ रहा है? अरे यहाँ तक तो यही आया होगा कि कुछ और आ गया? काहे नहीं काटा? अरे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देना। कितना आ रहा है? 54 57। तुम लोग 54 बता रहे थे ना अभी। इन लोगों ने सब 200 नहीं जोड़े, 200 कौन से नहीं जोड़े? जो अच्छा ये वाले, अच्छा 57.419। ये क्या है इनका? कॉमन टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर बराबर होकर कितना हो जाएगा? 57.419। क्लियर है? कल करेंगे इसके आगे।